साल 1996 उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। उस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू था। राष्ट्रपति शासन में ही वो चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 173 सीटें आई थीं, समाजवादी पार्टी को 110 सीटें मिली थीं, बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 33 सीटें। उस समय विधानसभा की कुल 425 सीटें हुआ करती थी, जिसमें से 213 सीटें चाहिए होती थी आपको सरकार बनाने के लिए, अपना बहुमत साबित करने के लिए। ये जो चुनाव था, चुनाव हो गया, परिणाम आ गए। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर करके सामने आई। इसके बावजूद ना तो राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया और इसके अतिरिक्त जब खुद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का दावा किया तभी भी राज्यपाल ने उनको नहीं बुलाया। उस राज्यपाल का नाम था रोमेश भंडारी। रोमेश भंडारी जो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों के साथ खेल खेलने के लिए जाने जाते हैं। जो वो पूरा टेन्योर रहा 1996 से शुरू होकर के 2002 तक का, जिसे उत्तर प्रदेश के इतिहास का, जो लोकतंत्र का इतिहास उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उसे बेहद खराब अध्याय के तौर पर देखा जाता है। बहरहाल मामला अदालत पहुंचा। अदालत ने सरकार बनाने की बात कही। फिर सरकार बनाने पर चूंकि यहाँ से और ये तय हुआ कि सरकार बनेगी। फिर सरकार बनाने की जब बात आई, बल्कि रोमेश भंडारी ने एक काम और किया था कि भारतीय जनता पार्टी को बुलाने की बजाय उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया कि राष्ट्रपति शासन का समय और बढ़ा दिया जाए। बहरहाल राष्ट्रपति शासन का जो समय था उस पे चीज़ें चली। फिर पर्दे के पीछे सत्ता जो सरकार बनाने के लिए गुड़ागड़ित जारी थी। उसी बीच में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी और काशीराम की भेंट हुई। ये तय हो गया कि अब सरकार बनेगी। बसपा मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अड़ी हुई थी। फिर 6 महीने का फॉर्मूला निकाला गया। 6 महीने मायावती और 6 महीने भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। चूंकि बसपा का मुख्यमंत्री होना तो मायावती के नाम पे बसपा 6 महीने के लिए भी अड़ी हुई। फिर मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 21 सितंबर 1997 तक मायावती मुख्यमंत्री रहीं। इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का नंबर आया और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हो गए। जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हो गए तो बसपा और कल्याण सिंह के बीच में कई चीज़ों को लेकर के टकरार होने लगी। विवाद बढ़ते चले गए। कल्याण सिंह ने मायावती के कई फैसलों को पलट दिया। इसके चलते नाराज मायावती ने 19 अक्टूबर को अपना समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापसी के बाद बहुमत साबित करने की बात आई। 2 दिन बाद 21 अक्टूबर को तय हुआ कि सदन में बहुमत साबित किया जाएगा। बहुमत परीक्षण में सदन में जम करके लात घूसे चले, माइक उखाड़ करके मारपीट हुई। इसके अलावा जूते चप्पलें भी फेंकी गईं। ये सदन की इस भयावह तस्वीर ने पूरे लोकतंत्र को शर्मसार किया। इस परीक्षण में कांग्रेस, बसपा और जेडीयू जैसे दलों के जो विधायक थे वो टूटने लगे। वो टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। कल्याण सिंह की सरकार बच गई। कल्याण सिंह की सरकार बचने के बाद कल्याण सिंह ने जंबो मंत्रिमंडल बनाया। 93 मंत्री उस जंबो मंत्रिमंडल में थे। इसके बाद हालात ये हो गए कि बैठ करके तय करना पड़ा कि दोनों सदनों को मिला करके जो संख्या होगी उस संख्या का केवल 15% ही अधिकतम मंत्रिमंडल का आकार हो सकता है। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के सियासी किस्सों की हमारी सीरीज राजनीति में आपका स्वागत। आज चूंकि मंत्रिमंडल, कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल की बात के साथ शुरुआत हुई, ये किस्सा था मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ। जाहिर सी बात है, इतने से ये समझ में आ गया होगा कि आज जो इस किस्से में बात मंत्रिमंडल को लेकर के होगी, योगी राज 2.0 की बात होगी। यानी योगी राज की जो मुख्यमंत्री योगी की जो दूसरी पारी शुरू हुई है उसकी बात होगी। पर उससे पहले एक अपील। अगर आपको लगता है कि हम अपने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, जो सूचनाएं जरूरी हैं वो आप तक पहुंचा पा रहे हैं, तो आप हमारा सहयोग कीजिए। सहयोग, हमारे वीडियोस को अपनों तक पहुंचाइए, उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपनी राय दीजिए। इसके अलावा आप हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जो भी जरूरी डिटेल्स हैं वो हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल, फेसबुक के पर आपको मिल जाएगा। अब हम लोग लौटते हैं योगी राज की दूसरी पारी के तरफ। कल यानी 25 मार्च को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी जो क्रिकेट स्टेडियम है, इकोना स्टेडियम, उसमें एक भव्य समारोह हुआ। बेहद भव्य समारोह, भारी भीड़,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर के और जो उनके भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ के 12 मुख्यमंत्री, इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ के सांसद अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, इस तरीके के तमाम दिग्गज नेता वहाँ पर मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई रिकॉर्ड्स बनाते हुए, कई पुरानी मान्यताओं को तोड़ते हुए, अंधविश्वासों को तोड़ते हुए दूसरी बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में दूसरी बार उन्होंने लगातार एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया। 52 मंत्री बनाए गए, 52 उनकी जो कैबिनेट थी, कुल 52 लोगों ने शपथ लिया। इस जो शपथ की बात है, आज जो हम इस पे बात करेंगे, दरअसल ये जो 52 मंत्रिमंडल बनाया गया जिसमें 52 लोगों ने शपथ लिया, उससे दरअसल उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश के इस कैबिनेट के बहाने देश की राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ जातीय समीकरण को साधा गया है, दूसरी तरफ जहां पे जिन क्षेत्रों में पार्टी को ज़्यादा सीटें गंवानी पड़ी उनको बैलेंस किया गया है, और तीसरी तरफ साल 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारी की शुरुआत भी कर दी गई है। प्रदेश की जनता को ये झलक दिखाई गई है कि कैसे हम आपके साथ खड़े हैं, आपके लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं और आपके लोगों को हम इन बड़े पदों पर रखने की बात कर रहे हैं। जो जातिगत जो कैबिनेट की बात की जाए तो कैबिनेट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा 2 डिप्टी सीएम, जो पिछले स्ट्रक्चर भी ऐसे ही था, एक पिछड़ी से और एक ब्राह्मण चेहरा, 2 डिप्टी सीएम, 18 कैबिनेट मंत्री, 12 राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं और 20 राज्य मंत्री, ये पूरा आकार है, यानी कुल 52 लोग। अब हम जब जातिगत स्वरूप की बात करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पिछड़ी जातियों के जो जातियां हैं उसके करीब 20 मंत्री बनाए गए हैं। 8 मंत्री दलित हैं, 7 ब्राह्मण चेहरे हैं, ठाकुर चेहरे 6 हैं, बनिया समाज से 4 मंत्री बने हैं, भूमिहार समाज से 2, कायस्थ 1, सिख 1, मुस्लिम 1, खत्री 1 और आदिवासी समाज से 1 मंत्री को बनाया गया है। मुस्लिम समाज से एकमात्र चेहरा दानिश आज़ाद, जो खूब चर्चा में है मंत्री बनाए जाने के बाद से लगातार, और इसके अलावा जो सिख थे तो बलदेव सिंह औलख पहले भी मंत्री रहे थे, वो फिर से मंत्री बना दिए गए हैं, उनको राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अब हम जब इसमें हम मंत्रियों की बात कर लें तो सुरेश खन्ना दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, 9 बार के विधायक रह चुके हैं, शाहजहांपुर से आते हैं, खत्री समाज से वो संबंध रखते हैं। इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही जो पिछले सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे, उनको फिर से रिपीट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास माने जाने वाले अरविंद कुमार शर्मा को भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अरविंद कुमार शर्मा के अंडर में कैबिनेट सचिव रह चुके हैं, वहाँ से वो वीआरएस लेकर के यहाँ भेजे गए थे, एमएलसी बनाए गए हैं, और जब उनके आने के बाद उत्तर प्रदेश में तमाम नए समीकरण बनते हुए दिख रहे थे और खूब बवाल भी मचा था। जिस सत्ता परिवर्तन की बात उस समय मुख्यमंत्री को बदलने की बात भी इनके आने के बाद ही शुरू हुई थी, उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है। स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के फिलहाल अध्यक्ष थे, चुनाव में खूब मेहनत करते थे, उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है। बेबी रानी मौर्य को जगह दी गई है। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज से आते हैं, बेबी रानी मौर्य जाटो समाज से आती हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल थीं, राज्यपाल के बाद से वहाँ से हटा करके इनको फिर से सक्रिय राजनीति में लाया गया है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण जो चौधरी हैं वो जाट समुदाय से आते हैं। जाट समुदाय की बात यहाँ पर विशेष तौर से हो रही है क्योंकि जाट समाज से जो 8 लोगों को मंत्री बनाया गया है, जाटों के वोट की चर्चा पूरे चुनाव में सबसे ज़्यादा रही है। ये माना जा रहा था कि किसान आंदोलन के बाद बड़ी संख्या में जाट वोट भारतीय जनता पार्टी से दूर चले गए हैं। उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई। संजीव बालियान को लगाया गया था वहाँ पर, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसमें लगे रहे, बहुत सारे जाट नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, तमाम तरीके की कोशिशें की गई और ये कोशिशें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई और वो कामयाब रही। वहाँ जो माना जा रहा था कि बड़ी संख्या में वहाँ सीटों का नुकसान होगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे में ये जो जाट नाम है वो सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जयवीर सिंह को मंत्री बनाया गया है, राजपूत समाज से आते हैं। धर्मपाल सिंह लोध समाज से आते हैं। नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो हैं वो वैश्य समाज से हैं। भूपेंद्र चौधरी
जाट हैं। अनिल राजभर बिरादरी से संबंध रखते हैं। जतिन प्रसाद और योगेंद्र उपाध्याय, ये दो नाम हैं जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। राकेश सचान कुर्मी समाज से आते हैं। इसके अलावा बीजेपी का जो सहयोगी दल है, अपना दल, उसके अध्यक्ष आशीष पटेल को कैबिनेट में जगह दी गई है, वो कुर्मी समाज से आते हैं। निषाद पार्टी के 6 विधायक हैं। निषाद पार्टी के संजय निषाद जो उनके मुखिया हैं, उनको कैबिनेट में शामिल किया गया है। बीजेपी में इसके ये जो मंत्रिमंडल, इसके अतिरिक्त जो है वो नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल के लड़के कपिल देव अग्रवाल, इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा दिया गया है। दोनों वैश्य समाज से आते हैं। रविंद्र जायसवाल ये वैश्य से आते हैं। संदीप सिंह लोधी से आते हैं। गुलाब देवी हैं, वो धोबी समाज से आती हैं। धर्मवीर प्रजापति ओबीसी से आते हैं। असीम अरुण जाटव हैं। जेपीएस राठौर छत्री हैं। अरुण कुमार सक्सेना कायस्थ हैं। दयाशंकर मिश्र दयालु जो हैं वो ब्राह्मण हैं। मयंकेश्वर शरण सिंह छत्री हैं। दिनेश खटिक जो है वो खटिक बिरादरी से आते हैं। संजीव गढ़ एसटी हैं। जसवंत सैनी समुदाय से आते हैं। ये तमाम जो मंत्री हैं इनसे जो जातियां हैं, जो जातिगत समीकरण है, उनको साधने की कोशिश की गई है। अब अगर हम इन मंत्रियों की योग्यता की बात करें, जो इनकी शिक्षा है, जो इनकी योग्यता है, उसकी बात की जाए तो 85% मंत्रिमंडल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है वो स्नातक या इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। 15% 8वीं से 12वीं तक की पढ़े हुए हैं। इसमें अगर आंकड़ों में नंबर्स की बात की जाए तो 11 मंत्री स्नातक हैं, 22 मंत्री परा स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 9 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रियां हैं और 3 मंत्री ऐसे हैं जो डॉक्टरेट किए हुए हैं। यानी ये कि इस सरकार में वर्किंग क्लास से लेकर के और डॉक्टर वकील तक सबको सम्मिलित किया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है। कुल मिला के कि पढ़ा लिखा मंत्रिमंडल है। अब हम जो बात 2024 की कर रहे थे उस पर आ जाते हैं। दरअसल ये जो जातीय समीकरण है, जातियों को साध करके और 2024 का प्लॉट तैयार किया जा रहा है। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तब नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी पारी के लिए चुनावी मैच खेलेंगे। उत्तर प्रदेश की इस राजनीतिक पिच पे, इस राजनीतिक मैदान पे बिना मैच जीते ये कहा जाता है कि आप केंद्र की सत्ता में नहीं पहुंच सकते हैं। इसकी प्लॉटिंग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के बाद जो अपनी कैबिनेट की बैठक की और बैठक के बाद उनकी जो पहली घोषणा थी वो जो सरकार का सबसे बड़ा जो गेम चेंजर था राशन, उसकी उन्होंने फिर से उसको एक्सटेंड कर दिया। 3 महीने के लिए पहले शुरू किया गया था जो मार्च में खत्म हो रहा था, उसके बाद अब उसको एक्सटेंड करके 3 महीने के लिए एक्सटेंड करके और जून तक कर दिया गया। 15 करोड़ जो उत्तर प्रदेश के गरीब हैं उनको सीधा सीधा टारगेट किया गया है। और अगर इसी तरीके की और योजनाएं फिलहाल लाने की बात हो रही है, तमाम सारे जो वादे किए थे। अब देखना ये होगा कि इस मंत्रिमंडल के सहारे जो उत्तर प्रदेश में 2024 के लिए क्या प्लॉट तैयार करने की कोशिश की जा रही है वो कितना कामयाब हो पाता है, उसके लिए क्या नए काम किए जाते हैं। और फिर इसके अलावा 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी तीसरी पारी के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे, ऐसा माना जाने लगा है, ऐसा कयास लगाया जाने लगा। हालांकि दूसरी बार मुख्यमंत्री के बाद से ही उनके क्षेत्र में ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब वो प्रधानमंत्री की रेस में भी शामिल हो चुके हैं। बहरहाल वो तीसरी बार मुख्यमंत्री रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, चुनाव जीतेंगे, क्या जीतेंगे, वो सारी चीज़ें समय पर निर्भर करती हैं और वो आने वाले समय में हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। आज के अंक में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।